हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब चीज़ कवर कर रखा है और आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। यानी मानचित्र में हमें जो जो चीज पूछी गई है उसको दर्शाना है। तो पहला पॉइंट है हिमालय श्रृंखला, यानी मैप में हमें हिमालय श्रृंखला, हिमालय पर्वत को बताना है। तो ये एक सैंपल के रूप में छोटे मैप दिखाए गए हैं आपको, पर आपको एक मैप लेकर उसमें आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये श्रृंखला है। वैसे आपकी बुक में बड़ा मैप दे रखा है, तो उसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया है। तो मैप में हम इधर दिखा सकते हैं कि इधर पूर्वी तट या घाट है और इधर पश्चिमी तट। इसी प्रकार से पहले प्रश्न के अंदर 3, 4, 5 इस तरीके के नदियों के बारे में पूछा है, कुछ क्षेत्रों के बारे में पूछा है जिसका मुझे मैप नहीं मिल पाया जिसमें सारी चीजें हों। तो आप मैप में इसको चिन्हित कर लेना, उसको दिखा देना, बुक्स में आपके है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में भारत की भौगोलिक विशेषता के भारत के इतिहास पर पड़े प्रभाव का आकलन कीजिए। यानी हिमालय क्षेत्र जो है और हमारा जो द्वीपीय भारत है उसका हमारी भौगोलिक विशेषता, जो हमारी भौगोलिक विशेषता है उसका भारत के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इस उत्तर में मैंने पॉइंट्स में उत्तर दिया है, ताकि आप जब भी पॉइंट्स में आंसर्स लिखते हैं तो काफी इफेक्टिव हो जाते हैं और आपको ज्यादा अंक मिलते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जो भी आप आंसर्स लिखें तो पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश की है इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र विश्व की विशालतम और उच्चतम पर्वतीय श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं ने न सिर्फ हमलावरों को आने से रोका बल्कि उत्तर की ओर से आने वाले मानसून शीतलहर की सुरक्षा की। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगी, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि एक्सप्लेन हमने चैप्टर वाली वीडियो में कर रखा है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर पश्चिमी दिशा में विभाजित हिमालय श्रृंखलाओं में भारतीय मैदानी क्षेत्रों को अफगानिस्तान के जरिए ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों के जरिए बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय विशेषताओं और इन्हीं पर्वतीय मार्गों के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंची। तीसरा पॉइंट इसी प्रकार है कि प्रायद्वीप भारत में दक्षिण का पठार, दक्षिण भारत के समुद्र तटीय मैदान क्षेत्र शामिल है। तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करने वाले लोगों को ताम्र पाषाण युगीन स्थल ज्यादातर यहीं पर पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की परिवेशीय परिस्थितियां, यहाँ यानी कि वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण वहाँ के संभावित संसाधनों का निर्धारण कैसे करती है, उदाहरण देके समझाइए। तो उत्तर है कि पहला उत्तर है, पर्यावरणीय परिस्थितियां किसी क्षेत्र के संभावित संसाधनों का भी निर्धारण करती हैं। वन वनांचल क्षेत्र लकड़ी का बड़ा स्रोत हो सकते हैं जो समुद्री उत्पादनों के स्रोत हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जीवन के रहन सहन और आहार व्यवहार भी पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। नदियों के मैदानी क्षेत्रों में कछार मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होती है, जैसे कि काली मिट्टी कपास खेती के लिए अच्छी होती है। जलमार्गों की सुविधा से संपन्न नदियों वाले क्षेत्रों में विकसित व्यापार संचार नेटवर्क देखने में आते हैं। यानी हमारा जो आसपास का वातावरण है वो हमारे संसाधनों का निर्धारण करता है। कैसे, अगर जिस क्षेत्र में नदियां होगी, जैसे केरल राज्य द्वीपीय देश है जहाँ पर समुद्र तट है, तो वहां पर मछली पालन होता है, वहीं से दूसरे देशों से हमारा व्यापार होता है। गुजरात क्षेत्रों में जैसे काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ कपास की खेती होती है। तो जो हमारा वातावरण है उससे हमारे संसाधन भी बनते हैं। तो यही ये आंसर था, तो ये पॉइंट्स में आपको ये उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले औजारों की प्रमुख विशेषताओं और उसके उपयोग लिखे। जैसा कि हमने चैप्टर में जाना था, पुरा पाषाण काल यानी जो पुराने समय में जो
इंसान था वो पत्थरों का यूज करता था शिकार करने के लिए। तो बहुत पुराने टाइम को पूरा पाषाण, पुराने समय जो पत्थरों का युग था उसकी क्या विशेषता थी, उस समय औजार कैसे बनते थे। तो इस युग के जो औजार थे, हाथ की कुल्हाड़ी, गड़सा काटने के औजार होते थे। इस युग के औजार बड़े बेढंगे तरीके से होते थे क्योंकि उन्होंने अभी शुरुआती सीखा था और भारी होते थे। आरी का सिरा दो भागों में बटा होता था और इनका उपयोग पेड़ों के तनों को चीरने के लिए होता था। बुरिन तक्ष वाली खुरपियों या ब्लेडों की तरह होते थे। उनका उपयोग नरम पत्थरों, हड्डियों या चट्टानों पर खुदाई के काम आता था। पेड़ों की छालें और पशुओं की चमड़ी प्राप्त करने के लिए तथा चिलने के काम के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो ये सारे पत्थर की वहाँ के औजारों की विशेषता थी पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जलवायु के परिवर्तन ने शिकार की पद्धतियों में कैसे परिवर्तन संभव किया। यानी मध्य पाषाण काल जब आया तो जलवायु जो है बदलने लगी। तो इस समय जब जलवायु परिवर्तन हुई तो उस समय शिकार की पद्धति जो शिकार करते थे उसमें कैसे परिवर्तन आया, वो इसमें पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इस काल के दौरान तापमान में वृद्धि दिखाई दी, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में गर्मी आई और इन परिवर्तनों की वजह से प्राचीन युग की और बर्फ पिघलती गई, जिससे वनस्पति और प्राणी जगत में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। इस समय शिकार के साथ मछली पालन और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया गया और इसके साथ बड़े जानवरों के स्थान पर छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार होने लग गया और इस पर धनुष्वाण और तीरों से आक्रमण किया जाता था। अगला प्रश्न है नव पाषाण युग, यानी जब नया पाषाण युग आया उस समय भौगोलिक विभाजन का उल्लेख करना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग संपूर्ण भूभाग में नव पाषाण युग स्थलों का विस्तार मिलता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बलूचिस्तान में के कच्छी मैदान मैदानी क्षेत्र में मेहरगढ़ ऐसा उत्कृष्ट शहर है। मेहरगढ़ में भी कई की गई खुदाइयों से नवपाषाण युग के लोगों के द्वारा घरों के निर्माण के साक्ष्य सामने आए हैं, पर धूप में सुखाई गई ईंटों से बने थे और इन घरों में छोटे कमरे का भी विभाजन किया गया था। गेहूं, जौ, कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कश्मीर घाटी के प्रमुख स्थलों में ब्रूजहोम और गुफा काल भी मिले हैं और मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियां भी मिली हैं वहां पर। सातवां प्रश्न है नवपाषाण काल के लोगों के जीवन की एक झांकी हमें प्रस्तुत करनी है। इस काल के लोग विविध प्रकार की फसलें उगाते थे जैसे कि गेहूं, जौ, दालें और खेती बाड़ी के काम ने पशुपालन को गति दी और फिर मिट्टी के बर्तन बनने लगे और उसके बाद चाक पहिए पर बनने लगे और बड़ी बड़ी भट्टियों में इसे पकाया जाता था। बढ़ती आबादी आबादी के कारण वहां पर गांव बसने लगे और शहर भी बसने लगे। आठवां प्रश्न है कुछ विद्वान इस कालखंड को नवपाषाणिक क्रांति शब्द का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो यही बताना है हमें। इस युग में व्यक्ति तो इस युग में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए। पैने और पॉलिश पत्थर के औजारों ने मिट्टी की जुटी को आसान बना दिया। पशुओं को घरों में पालने का चलन शुरू हो गया था। खेती बाड़ी और स्थायी रहने की परंपरा शुरू हो गई थी, इसलिए विद्वानों ने इस कालखंड को नवपाषाणिक क्रांति शब्द का उपयोग किया है। तो इस तरीके से आपके प्रश्नोत्तर का सेशन खत्म होता है। अगर आपको समझ आता है, पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली जब वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। धन्यवाद।